गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ अंक प्लस के यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर के 20 नए क्वेश्चंस के साथ। आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अब क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। हमारा सबसे पहला सवाल होगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए चेयरपर्सन जो कि दिसंबर 2024 में अपॉइंट हुए हैं, वो कौन है? तो यहाँ पे जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस एच एल दत्तू, जस्टिस के जी बालकृष्णन और जस्टिस भी रामा सुब्रमणियन। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर डी के साथ मूव करेंगे, जस्टिस भी रामा सुब्रमणियन। अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन एज पर मूडीज रिपोर्ट अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 के हिसाब से जो मूडी के रिपोर्ट हैं, उस रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। आपको इन दोनों स्टेटमेंट में से फाइंड आउट करना है विच वन स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड विच वन इज नॉट करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है, इंडियाज ग्रोथ ऑफ 6.5% फॉर द फिस्कल ईयर 2025-26 इज एक्सपेक्टेड टू बी हाईएस्ट among the advanced and emerging G20 कंट्रीज। इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 6.5% रहा है फिसल ईयर 2025-26 में, जो कि माना जाता है कि G20 के जितने भी मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स में से सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रहा है। बिल्कुल सही बात है। इंडिया का जो ग्रोथ रहा है वो G20 के मेंबर्स में से सबसे ज़्यादा फिस्कल ग्रोथ रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि इंडियाज इन्फ्लेशन फॉर द करेंट फिस्कल ईयर 2025-26 इज प्रोजेक्टेड टू एवरेज 5.9% अप फ्रॉम 4.5% इन द प्रीवियस फिस्कल ईयर। ये जो कहना चाह रहा है कि इंडिया का इन्फ्लेशन जो करेंट फिस्कल ईयर है वो पिछले फिस्कल ईयर के मुकाबले कुछ ज़्यादा रहा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम यहाँ पे देखेंगे, आपको हिंट में भी दिया हुआ है, 4.5% इन्फ्लेशन रहा है करेंट फिस्कल ईयर में 2025-26 में, जबकि पुराना फिस्कल ईयर जो प्रीवियस फिस्कल ईयर था उस पे जो इन्फ्लेशन रेट था वो इन्फ्लेशन 4.9% था। तो 4.9% के मुकाबले इस बार 4.5 रहा है, जो कि लेस है। और वहाँ पे आपको स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि ये अप था, यानी कि ज़्यादा था। ये गलत जवाब है। तो हम लोग यहाँ ऑप्शन नंबर ए के साथ मूव करेंगे, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट और सेकेंड वन इज इनकरेक्ट। मार्च 2025 में इंडिया लॉन्च करते हैं ऑपरेशन ब्रह्मा। ये ऑपरेशन ब्रह्मा जो है सो किस इवेंट के रिस्पॉन्स में लॉन्च किया गया था? तो ये बहुत ही फेमस है। म्यांमार में, बर्मा में जो अर्थक्वेक आया था, उस अर्थक्वेक में जो डिवास्टे सॉरी उस अर्थक्वेक में जितने भी लोग घायल हुए थे, उनके राहत के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। वेयर इज प्रोजेक्टेड सी क्योर बीइंग पायलटेड? सी क्योर क्या है? सी क्योर एक फर्स्ट मेराइन कार्बन कैप्चर सिस्टम है जो कि यूरोप में पाया जाता है। सी क्योर इज द फर्स्ट मेराइन कार्बन कैप्चर सिस्टम इन यूरोप। और ये यूरोप के कौन से जगह पे है? तो WEYMOUTH वे माउथ करके एक जगह है जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो वे माउथ की तरफ हम लोग मूव करेंगे और अगले सवाल की ओर। अगला सवाल से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने हिंदी के भी क्वेश्चंस करवाए हुए हैं और हिंदी का 2 पार्ट हो चुका है।
आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं। यदि आपको हिंदी के क्वेश्चंस की आवश्यकता है तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को विजिट करें। Who led the opening of new regional center for Savitri Bai Phule National Women and Child Development Institute in Ranchi? रांची रांची झारखंड का एक शहर है, झारखंड की राजधानी भी है। झारखंड की राजधानी रांची में सावित्री बाई फूले नेशनल वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट को ओपन कौन किए थे? ओपन करने के लिए किनको बुलाया गया था? तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर मिस्टर अर्जुन मुंडा जी को यहाँ पे इनवाइट किया गया था और ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर मिस्टर अर्जुन मुंडा जी यहाँ पे आकर के सावित्री बाई फूले नेशनल वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट रांची का उद्घाटन किए हैं। मैं आपको बताते चलूं कि अर्जुन मुंडा जी जो आज के समय में ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं, वो झारखंड के पहले पहले नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। झारखंड में उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में भी अपना योगदान दिया हुआ है। अगला सवाल, द सोंगी मुखवाटे डांस ऑफ डैश celebrates the victory of truth over falsehood. The name of the dance is derived from two lion masks worn by two dancers who represent Narsimha as an aspect of Lord Vishnu. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए नरसिंह के अवतार की आप बात कर रहे हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार में से जो नरसिंह अवतार हैं, उस नरसिंह अवतार की पूजा करने के लिए नरसिंह अवतार को डिराइव करते हुए एक ऐसा डांस जिसको बोला जाता है सोंगी मुखावटे डांस। ये डांस कहाँ पे किया जाता है? जिसमें भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा करने हेतु या उनको डिवोट करने हेतु क्या करते हैं कि डांसर्स अपने चेहरे पे लायन का मास्क लगा करके डांस करते हैं। तो ये आपको नाम से ही पता चल रहा है। यदि आप इसको जानते हैं तो बहुत अच्छा, यदि आप नहीं जानते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है कि आपने जितनी भी साउथ मूवीज देखी होंगी, उनमें आपने देखा होगा कि साउथ में जनरली नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि इंडिया के बाकी सभी लोकेशन के मुकाबले साउथ में ज़्यादा नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। और यदि साउथ में ज़्यादा नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है कंपैरेटिवली, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन जो साउथ इंडिया के स्टेट होंगे वही होंगे। तो गुजरात, झारखंड और मध्य प्रदेश के कंपैरेटिवली महाराष्ट्र थोड़े से सदर्न स्टेट कहलाएंगे, और इसलिए हम यहाँ पे महाराष्ट्र की ओर मूव करेंगे। महाराष्ट्र यानी कि मुंबई, यानी कि सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया, जहाँ पे सोंगी मुखौटे डांस किया जाता है, जिसमें लायन के मास्क लगा करके, शेर का मास्क लगा करके, सिंह का मास्क लगा करके डांसर डांस करते हैं और भगवान विष्णु के लॉर्ड नरसिंह अवतार को डिवोट करते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। अगला सवाल में क्या है? माउंट विटनी, एम टी डॉट का मतलब होता है माउंट, माउंट विटनी, माउंट कुस्की उजको, माउंट किलिमंजारो और एकॉन कागुआ। यहाँ पे आप देखिए, यदि आपने जियोग्राफी पढ़ा होगा तो विटनी, कुस्की जोको और एकोंग कागुआ, ये तीन नाम हो सकता है कि आपके माइंड से स्लिप कर जाए। वैसे पढ़ना तो सभी कुछ है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपने सारा कुछ पढ़ा ही होगा। लेकिन यदि किसी कारणवश यदि आपसे ये तीन नाम छूट भी जाते हैं, ऑप्शन ए, बी और सी वाले, लेकिन माउंट किलिमंजारो तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। और माउंट किलिमंजारो का इकलौता ऑप्शन आपको दिख रहा है लिस्ट नंबर 2 में, कंट्री है तंजानिया। अब आप देखिए यहाँ पे
मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताता हूँ। माउंट किलिमंजारो जैसे ही आप तंजानिया से कनेक्ट करते हैं, आपके पास डी में से पहले ऑप्शन को कनेक्ट करने वाला सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौथा ऑप्शन दिया हुआ है। ए के साथ 3 को मिलाएंगे, बी के साथ 4 को मिलाएंगे, सी के साथ 2 को मिलाएंगे और डी के साथ 1 को मिलाएंगे और यहीं से आपका जवाब निकल जाएगा। मतलब कि आप किसी एक को भी मैच करेंगे तो आपका डायरेक्ट जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडिया के कौन से स्टेट्स में सबसे ज्यादा होता है या कौन से स्टेट रिसीव करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? तो आप देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है, मेघालय वाला रीजन जो है, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिसीव करता है। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में से एकलौता नाम आपको देखने को मिल रहा है, डेट इज ऑप्शन नंबर सी, बोले तो आसाम। उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब यहाँ पे होते हैं बट उतना नहीं होते हैं। असम या मेघालय या मणिपुर, नागालैंड, ये स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी स्टेट्स में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मैक्सिमम होते हैं। और मैक्सिमम होने की वजह से हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे पहले यहाँ ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है आसाम। तो हम आसाम की ओर मूव करेंगे और आसाम के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब अगला सवाल से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा मैं अभी कुछ देर पहले आपसे डिस्कस किया कि मैंने हिंदी के भी लेक्चर ले चुके हैं, उसी प्रकार मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश का भी कुछ लेक्चर लिया हुआ है। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल मेरे इंग्लिश वाले लेक्चर्स को एक बार ज़रूर देखें। और मैं पूरे भरोसा के साथ आपको भरोसा दिलाता हूँ कि कहीं न कहीं आपको ये चैनल, आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा, बहुत ही बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। अगला सवाल है, लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच करना है और लिस्ट वन में माउंटेन के पास लिखे गए हैं, लिस्ट टू में उस स्टेट का नाम लिखा गया है जिस स्टेट में ये माउंटेन के पास पाए जाते हैं। माना पास, नाथुला पास, जोजिला पास और सिपकिला पास। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक आपको बताने जा रहा था। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक ये है, आप को यदि ये मालूम है कि माना पास कहाँ पे है या नाथुला कहाँ पे है या जोजिला कहाँ पे है या सिपकिला कहाँ पे है, तो बिल्कुल आप क्वेश्चन से ऑप्शन की ओर मूव करेंगे। लेकिन मैं उनके लिए बताना चाह रहा था जिनको ये क्वेश्चन नहीं पता होगा या जो इस क्वेश्चन को छोड़ने वाले होंगे, वो एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को बना करके अपना एक स्कोर पॉजिटिव में ला सकते हैं। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे आप ऑप्शन की ओर ध्यान दीजिए, तो ऑप्शन में ए के साथ सिंगल 2 को कनेक्ट किया हुआ है और बाकी 3 को 4 के साथ कनेक्ट किया है, इसको रहने देते हैं। बी के साथ 2 में 3 को कनेक्ट किया है और 2 में 1 को कनेक्ट किया है, इसको भी रहने देते हैं। सी के साथ 1 में 1 को कनेक्ट किया है, 2 में 2 को कनेक्ट किया है और 1 में 3 को कनेक्ट किया है, इसको भी रहने देते हैं। आप ऑप्शन नंबर डी के साथ यदि मूव करते हैं, तो डी में आप देखिए, डी के साथ एक में 4 को कनेक्ट किया है, एक में 1 को कनेक्ट किया है, एक में 3 को कनेक्ट किया है और एक में 2 को कनेक्ट किया है। इसका मतलब है कि डी के चार चारों ऑप्शन में चारों अलग अलग चीजों से कनेक्ट किया है। लिस्ट अलग अलग लिस्ट के 2 वाले स्टेट से कनेक्ट किया है। इसका मतलब है कि यदि मैं ऑप्शन नंबर डी, बोले तो सिप किला को यदि आइडेंटिफाई कर लूं तो मैं सही जवाब की ओर मूव कर जाऊंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन लिस्ट वन में जो डी पॉइंट है, पॉइंट नंबर डी, वो लिस्ट टू के पॉइंट नंबर 3 यानी कि हिमाचल प्रदेश से मैच कर रहा है। शिव किला इज बिलोंगिंग टू हिमाचल प्रदेश और उस वजह से हम ऑप्शन नंबर सी की ओर मूव करेंगे, क्योंकि डी हिमाचल प्रदेश यानी कि थर्ड पॉइंट से एकलौता ऑप्शन में मिला हुआ है।
that is option number C, A का 4, Mana is belonging to Uttarakhand, B का 1, Nathula is belonging to Sikkim, Jojila is belonging to Jammu and Kashmir and Sipkila is belonging to Himachal Pradesh. धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। Which of the following female activist was the editor of Indian National Congress journal इनकलाब? इनकलाब को एडिट करने वाले फीमेल एक्टिविस्ट का नाम क्या है? अरुणा असफ अली। आपने मॉडर्न हिस्ट्री में इस बात को बिल्कुल पढ़ा होगा, आप इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं और मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि आप सबों ने इसका सही जवाब लगाया होगा। The government enacted the Panchayat Extension to Scheduled Area PESA Act 1996. Which of the following is not identified as its objective? पेसा एक्ट 1996 को कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो दिए गए हैं 4 ऑब्जेक्टिव, उनमें से कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है? गवर्नमेंट के द्वारा जो पेसा एक्ट दिया गया है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया 1996, उनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव फॉलो नहीं कर रहा है? तो पेसा सेल्फ गवर्नेंस को फॉलो करता है, बिल्कुल सेल्फ गवर्नेंस को फॉलो करता है, डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करता है और डिसेंट्रलाइजेशन इज आल्सो नोन एज सेल्फ गवर्नेंस। नॉन एज नहीं, मेरे कहने का मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन इज आल्सो बिलोंगिंग टू सेल्फ गवर्नेंस। ट्रेडिशनल राइट को फॉलो करता है, बिल्कुल ट्रेडिशनल राइट को ये फॉलो करता है, रिकॉग्नाइज करता है। ऑटोनोमस रीजन बनाने के लिए ये कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव इसका नहीं है कि ये ऑटोनोमस रीजन क्रिएट करे, ऐसा कोई इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। और ट्राइबल पीपल को एक्सप्लॉयटेशन से आज़ाद करने के लिए, फ्री करने के लिए इनका ये ऑब्जेक्टिव है। तो इनका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है हम लोग आगे देखते हैं। हम यहाँ कुछ आपके लिए पेशा के बारे में स्पेशल पॉइंट लिख करके रखे हैं। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव आप देखिए, पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जिसमें शेड्यूल्ड एरिया की बात की जाती है, उसमें पेशा एक्ट 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आइडेंटिफाई कर रहा है। दूसरा, सेल्फ गवर्नेंस को ये गारंटी दे रहा है, सेल्फ गवर्नेंस को ये प्रमोट कर रहा है, ट्रेडिशनल ग्राम सभा को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। और तीसरा हम लोग बात करते हैं, पीपल जो ट्राइबल पीपल हैं उनको कंट्रोल करना, उनके राइट्स को कंट्रोल करना, उनके नेचुरल रिसोर्स को कंट्रोल करना और कंजर्व करना और उनके आइडेंटिटी एंड कल्चर को कंजर्व करना, ये सभी चीज जो है सो पेशा एक्ट के बारे में बात किया जाता है। अब पेशा एक्ट आया कहाँ से, उसके बारे में नीचे हमने 2 पॉइंट लिखा है। द लॉ केम इनटू फोर्स ऑन 24th December 1996 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिलीप सिंह भूरिया कमेटी। दिलीप सिंह भूरिया कमेटी के द्वारा 1996 में रिकमेंड किया गया था और वही रिकमेंडेशन के द्वारा पेशा एक्ट लाया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको हम लोग नाम देते हैं पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। शेड्यूल्ड एरिया पहले पंचायती राज एक्ट जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 है, 1992, उस पे पहले शेड्यूल्ड एरिया कवर नहीं किया जाता था, लेकिन पेशा एक्ट आने के बाद हम लोगों ने इसका ध्यान रखा। कुछ सवाल बेसिक कंप्यूटर्स के भी हैं जो कि हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है। यदि आपको कंप्यूटर के कुछ सवाल को जानना हो तो आप बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करें, अंक प्लस को विजिट करें, अंक प्लस के ऐप को विजिट करें, अंक प्लस के वेबसाइट को विजिट करें। और यदि आपको सब कुछ सही सही समझ आ रहा है, यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको बेनिफिट कर रहा है, तो आप इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करें और अपने दोस्तों को भी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए मोटिवेट करें। आपको भी बेनिफिट होगा, आपके दोस्तों को भी बेनिफिट होगा। Who became the first Indian woman para athlete to be awarded
टू राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो हैं वो सबसे पहली कौन ऐसी इंडियन पारा एथलीट थी जिनको दिया गया था? तो सबसे पहला पारा एथलीट वुमन जो थी वो दीपा मलिक थी। और इनके बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट मैंने ऐड किया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को आज के समय में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से बोला जा रहा है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1991 में इंस्टीट्यूट किया गया था, बनाया गया था। और इनमें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में सबसे पहला जो दीपा मलिक इंडियन पारा एथलीट रही हैं, उनको सिल्वर मेडल दिया गया था 2016 समर पारा ओलंपिक में शॉट पुट में। ठीक है। यहाँ पे एक स्पेशल बात आपको याद रखना है कि विनर ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो हैं उनको 7.5 लाख रुपया पहले दिया जाता था, लेकिन आज के टाइम में उस अमाउंट को बढ़ा करके 25 लाख रुपया कर दिया गया है। और सबसे पहले जो इंसान थे जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड यानी कि आज के टाइम के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को जो लिए हैं, जिनको ऑनर किया गया है, वो सबसे पहले इंसान थे विश्वनाथन आनंद, जो कि चेस के प्लेयर हुआ करते थे। 2016 पहला ऐसा साल रहा है जो कि एक्सेप्शन का साल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मैक्सिमम 3 ही पर्सन को दिया जा सकता है, 3 से ज्यादा को नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन 2016 एक ऐसा साल रहा है जिनमें 4 लोगों को दिया गया था। शटर पीवी सिंधु, जिम्नास्ट दीपा कर्मकार, शूटर जीतू राय और रेसलर साक्षी मलिक। ये 4 लोग 2016 में अवार्ड लिए हैं। और उनके पहले या उनके बाद हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को पर ईयर अवार्ड देने का निश्चय लिया। और 3 लोगों को जो अवार्ड दिया जा रहा है, आज के टाइम में इस अवार्ड की वैल्यू 25 लाख रुपये है। और आज के समय में इस अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया है। और दिस इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड और गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, विच इक्विपमेंट इज यूज्ड टू कैलकुलेशन फॉर अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर नीडेड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। एक पानी को प्यूरिफाई करने के लिए पानी को प्यूरिफाई करने के लिए हम जो कभी-कभी मिलाते हैं ब्लीचिंग पाउडर, गांव देहात में आप देखे होंगे या कहीं भी जनरली आप देखे होंगे, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं। तालाब में भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं। घर में यदि कुआं है तो वहां भी ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि टंकी की सफाई जब हम लोग करते हैं, पानी टंकी की सफाई, तो पानी टंकी में भी ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं ताकि पानी प्योर हो सके। तो ये प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए जो ब्लीचिंग पाउडर हम लोग ऐड करते हैं, उस ब्लीचिंग पाउडर के कितना अमाउंट ऐड करना है, कितने पानी को प्यूरिफाई करना है और कितना अमाउंट ऐड करना है ब्लीचिंग पाउडर को, इसको हम लोग मेजर कहाँ से करते हैं? तो मेजर करने के लिए हमारे पास जो मशीन है, जो apparatus है, उस apparatus का नाम है हॉरॉक apparatus। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। कुछ स्पेशल पॉइंट है। हॉरॉक apparatus used for calculation of amount of bleaching powder needed for purification of water। ये तो पहला पॉइंट आप समझ ही गए हैं, यही क्वेश्चन भी था। सेकेंड है ब्लीचिंग पाउडर क्या है होता है भैया? ब्लीचिंग पाउडर को केमिकली हम लोग केमिकल ऑक्जी क्लोराइड के नाम से जानते हैं, CaOCl2। सी ए बोले तो कैल्शियम, ओ बोले तो ऑक्सीजन और Cl बोले तो क्लोरीन। तो एक कैल्शियम का एटम रहेगा, एक ऑक्सीजन का एटम रहेगा और 2 एटम इसमें रहते हैं क्लोरीन के। ये 5 एटम मिल करके, सॉरी, ये 4 एटम, कैल्शियम के 1, ऑक्सीजन के 1 और क्लोरीन के 2, ये
जो रेशियो है 1:1:2 का रेशियो में ये मिल करके क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड, और इसी को हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और ये क्या है, एक एक्टिव एजेंट है जो कि यूज टू किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया इन ड्रिंकिंग वाटर। हमारे पीने वाले पानी में जो जर्म्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, जो विषाणु होते हैं, उनको मारने का काम करता है। और इसलिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर मिला करके क्या करते हैं, अपने ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है। टेक्सटाइल, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में भी डिसइंफेक्टेंट के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। और ब्लीचिंग पाउडर एक कंपाउंड ऑफ लाइम एंड क्लोरीन। CaO क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, लाइम ही तो है, चूना ही तो है। तो चूना और क्लोरीन का ही कंपाउंड होता है ब्लीचिंग पाउडर। चूना और क्लोरीन का कंपाउंड होता है ब्लीचिंग पाउडर। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन था, पास्चर चेम्बरलैंड फिल्टर, ये क्या होता है? पास्चर चेम्बरलैंड फिल्टर जो होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है प्रेशराइज्ड वाटर से। ठीक है। तो पहले ऑप्शन, एक बार फिर मैं क्वेश्चन की ओर आता हूं। जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पास्चर चेम्बरलैंड फिल्टर, ये फिल्टर इसका नाम ही है। तो ये फिल्टर करने का काम करता है। किसको फिल्टर करने का काम करता है? रिमूव करता है जर्म्स को। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सा ब्लीचिंग पाउडर के अमाउंट को कैलकुलेट करता है, तो हॉरॉक apparatus करता है। और बाकी पॉइंट मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप एक बार हमें जरूर मैसेज करें। हमारे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, हमारे ऐप को आप विजिट कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर मूव करेंगे। रीड द फॉलोइंग अबाउट रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? तो रेवेन्यू रिसीट आर दोज रिसीट दैट डू नॉट लीड टू अ क्लेम ऑन द गवर्नमेंट। बिल्कुल, रेवेन्यू रिसीट हम वैसे रिसीट को कहते हैं जिसमें गवर्नमेंट को कोई क्लेम नहीं कर सकता है। कोई क्लेम करने का मतलब है कि उनके पास कोई उधारी नहीं है। रेवेन्यू का मतलब होता है एक ऐसा रिसीट, एक ऐसा अमाउंट, एक ऐसा पैसा, एक जिस पे हमारा कोई लोन नहीं है, हमारा कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, उसे हम रेवेन्यू रिसीट कहेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। यदि मैंने किन्हीं को 5 रुपया उधारी दिया, यदि मैंने किन्हीं को 5 रुपया उधारी दिया, तो 5 रुपया जो मैंने उधारी दिया वो एक एसेट हो गया ना। एसेट बोले तो ये मेरा एक एसेट हो गया कि मैंने उधारी दिया है, मुझे वापस कभी मिलेगा। ये एक मेरे पास कंटेंट आ गया कि मुझे वापस मिलेगा। जिसको मैंने दिया उसके ऊपर ये लाइबिलिटी आ गया कि भैया, मैंने किसी से 5 रुपया लिया है तो मुझे कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा। और जिस दिन वो मुझे 5 रुपया चुका देगा, उस दिन क्या होगा? मेरा एसेट खत्म, मेरा एसेट खत्म और उसकी लाइबिलिटी खत्म। तो ये जो उधार बाकी वाला सिस्टम है, ये कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। और यदि मैंने रेवेन्यू रिसीट की बात कर रहा हूँ, यदि मैं आप गवर्नमेंट का कोई काम कर रहा हूँ और गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, और मुझे गवर्नमेंट कोई पेंशन दे रही है या मुझे कोई सैलरी दे रही है, तो वो मेरे रेवेन्यू रिसीट में आता है। क्योंकि जो मैंने पैसा रिसीव किया, उसके बदले में मुझे कुछ पैसा रिटर्न नहीं करना है, और वो मेरा लाइबिलिटी नहीं है, वो मेरा कोई क्या कहते हैं, एसेट क्रिएट नहीं कर रहा है। तो रेवेन्यू रिसीट एक ऐसा रिसीट है जिस पे गवर्नमेंट का कोई क्लेम नहीं है। गवर्नमेंट को जो टैक्स जा रहा है, हमने इनकम टैक्स दिया, हमने जो इनकम टैक्स दिया है, गवर्नमेंट क्या उसको रिटर्न करेगी क्या मुझे? नहीं ना करेगी।
क्या गवर्नमेंट के ऊपर वो एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है क्या, कि नहीं मुझे मनीष कुमार ने टैक्स दिया है, मुझे इस टैक्स के अमाउंट को मनीष कुमार को फिर कभी इन फ्यूचर चुकाना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है। वो टैक्स उनका अपना हो गया, उस टैक्स में उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, वो पूरा का पूरा जिम्मेवार उनका अपना हो गया। तो यही चीज कह रहा है, रेवेन्यू रिसीट आर दोज रिसीट दैट डू नॉट लीड टू अ क्लेम ऑन गवर्नमेंट। बिल्कुल ये सही बात है। रेवेन्यू रिसीट आर डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। बिल्कुल, रेवेन्यू रिसीट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक टैक्स में और एक नॉन टैक्स में। जैसे मैं अभी आपको बताऊं, तो एक मुझे जो सैलरी मिलती है, मान के चलिए मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, बस मानना है, मैं वैसे हूँ नहीं, मान के चलिए कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और मुझे एक सैलरी मिल रही है। तो मैंने क्या करना है, उस सैलरी में से कुछ टैक्स डिडक्ट करना है, जो टैक्स मुझे गवर्नमेंट को वापस करना है। तो ये जो टैक्स दिया जाता है रेवेन्यू रिसीट में, कुछ मैंने टैक्स दिया, और कुछ ऐसा भी पेमेंट है, जैसे जैसे मान के चलिए मैं पेंशन ले रहा हूँ किसी बात का, जो मैं पेंशन ले रहा हूँ, पेंशन में मुझे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो रेवेन्यू रिसीट को मैं दो तरह से डिवाइड करता हूँ, एक को मैं टैक्स भी दे सकता हूँ और कुछ में मैं टैक्स नहीं भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों के दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट स्टेटमेंट। मैं आपको स्कूल एजुकेशन की भी कुछ एमसीक्यूज को वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश किया हूँ। यदि आप कोई ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें स्कूल एजुकेशन के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आप बिहार में टीचर्स बनने की तैयारी कर रहे हैं, बिहार टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप एस टेट देने की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट देने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप स्कूल एजुकेशन के वीडियोज को एक बार विजिट कर सकते हैं। हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ गांधी पीस प्राइज? गांधी पीस प्राइज के सबसे पहले विनर कौन रहे हैं? तो गांधी पीस प्राइज के सबसे पहले विनर जो रहे हैं, उनका नाम है जूलियस नायरे। और मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऐड किया है। गांधी पीस प्राइज सबसे पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1995 में स्टार्ट किया गया था। और आप सब जानते हैं 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, और 1995 इनका 125वां बर्थ एनिवर्सरी माना जाता है। और 125वां बर्थ एनिवर्सरी के शुभ उपलक्ष्य पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1995 में गांधी पीस प्राइज का क्या कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। फर्स्ट अवार्डी जो हैं वो जूलियस काम्बार्गे जी हैं, जूलियस नायरे जी हैं, जो कि तंजानिया के पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अभी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसी वीडियो में मैंने तंजानिया का एक बार और जिक्र किया था माउंट किलिमंजारो के लिए। आपको याद होगा, एक बार याद यदि है तो थम्स अप जरूर करें, और मुझे कमेंट में लिख करके बताएं कि तंजानिया में माउंट किलिमंजारो है। आप कमेंट करेंगे तो आपको ये बात याद रहेगी। तो तंजानिया का जिक्र हम लोग इस वीडियो के माध्यम से दो बार कर चुके हैं। एक बार हमारे देश के गांधी पीस प्राइज 1995 में सबसे पहले जो विनर रहे हैं वो जूलियस कंबारगे नायरे जी रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं तंजानिया के। और तंजानिया का जिक्र एक बार हमने और किया था माउंट किलिमंजारो का। बाकी जो भी एडिशनल पॉइंट आपको पढ़ना हो, मैंने बहुत सारा पॉइंट ऐड किया है, आप पॉइंट को देखिए। वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, इसलिए मैं आगे सवाल में मूव करता हूँ। स्टूडेंट एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, जिसको सार्थक के नाम से बोलते हैं। स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, सार्थक, ये क्या है? आप यहाँ पे देखिए, चार के चारों ऑप्शन में आपको इंडिकेटिव एंड सजेस्टिव एनईपी इम्प्लीमेंटेशन प्लान 4, यहाँ तक चार के चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट दिख रहा होगा, और चार के चारों ऑप्शन में आपको सेम दिख रहा होगा। आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि सार्थक टेक्निकल एजुकेशन के लिए है,
लीगल एजुकेशन के लिए है, हायर एजुकेशन के लिए है या स्कूल एजुकेशन के लिए है। तो जाहिर सी बात है, स्टूडेंट एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन की यदि बात हो रही है तो ये स्कूल एजुकेशन की ही बात हो रही होगी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ मूव करेंगे, इंडिकेटिव एंड सजेस्टिव एनईपी इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर स्कूल एजुकेशन। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन पीएम मोदीज हिस्टोरिक विजिट टू मॉरिशस एज द चीफ गेस्ट ऑन इट्स नेशनल डे। आपको ध्यान में होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो आज के टाइम में जब मॉरिशस विजिट करने के लिए गए थे तो मॉरिशस के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड को लेकर के वो आए हैं। और ये शायद एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, शायद ये 6th नंबर के अवार्ड है जो कि मॉरिशस के बाहर किसी फॉरेनर्स को दिया गया है, और ये फर्स्ट अवार्ड है जो कि किसी इंडियन को दिया गया है। मतलब कि फर्स्ट इंडियन मोदी जी हैं जिनको मॉरिशस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये मॉरिशस के बाहर से बिलोंग करने वाले छठे ऐसे इंसान हैं जो कि मॉरिशस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को लिए हैं। तो स्टेटमेंट पहला बताता है, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन इन रिड्यूट मॉरिशस। बिल्कुल सही बात है। सेकंड है, इंडिया एंड मॉरिशस साइंड 8 MOU ड्यूरिंग द विजिट including a local currency settlement system between RBI and Central Bank of Mauritius। ये भी सही बात है। INS Tusil, which participated in the Mauritius National Day Parade, a stealth frigate, contributed to a naval band and a marching contingent during the event। यहाँ पे INS तुसिल नहीं होगा, INS इम्फाल होगा। INS इम्फाल मैंने नीचे ऐड भी किया है, आप इस चीज को देख सकते हैं। INS इम्फाल हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं मॉरिशस के नेशनल डे परेड में। ठीक है, मोदी जी जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन को इनोग्रेट करते हैं। इंडिया और मॉरिशस 8 MOU साइन करते हैं, और ये INS तुसिल नहीं बल्कि INS इम्फाल की बात कर रहा है जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है मॉरिशस के नेशनल डे परेड में। तो यहाँ हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, देखिएगा पहला और दूसरा करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है, तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ मूव करेंगे, स्टेटमेंट 3 ओनली इनकरेक्ट। अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली रिलीज्ड 19th एडिशन ऑफ द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के 19वें एडिशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। 4 स्टेटमेंट है, इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इनमें से सही है। द रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ग्लोबल पीस इंडेक्स के रिपोर्ट को रिलीज करने वाला जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड स्टेटमेंट है, वेस्ट एशिया हैज बीन द रीजन विद द लार्जेस्ट डेटरियोरेशन ऑफ पीस दिस टाइम। नहीं सर, वेस्ट एशिया नहीं, ये साउथ एशिया की बात कर रहा है। वेस्ट एशिया नहीं, ये साउथ एशिया की बात कर रहा है। तो हम लोग सेकंड पॉइंट को इनकरेक्ट मानते हुए थर्ड पॉइंट की ओर मूव करेंगे। आइसलैंड हैज बीन द मोस्ट पीसफुल कंट्री फॉर द 17th कंजिक्यूटिव ईयर। आइलैंड जो है वो मोस्ट पीसफुल कंट्री माना जाता है
और ये 17वीं बार लगातार हो चुका है। बिल्कुल ये सही बात है। आइसलैंड को मोस्ट पीसफुल कंट्री लगातार 17वीं बार माना गया है। 19 एडिशन में 17 बार आइसलैंड को मोस्ट पीसफुल कंट्री माना गया है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 2 बार आइसलैंड के अलावा और किन को मोस्ट पीसफुल कंट्री माना गया है और ये दोनों बार कब कब रहे थे। ठीक है। रसिया हैज बीन रैंक्ड लोवेस्ट आफ्टर अफगानिस्तान एंड ईरान। बिल्कुल ये गलत होगा क्योंकि टोटल 163 कंट्री की बात हो रही है, 163 कंट्रीज की बात हो रही है और 163 कंट्रीज में से रसिया का पोजीशन 163rd है और उससे जस्ट पहले अफगानिस्तान एंड ईरान नहीं है, उनके जस्ट पहले यूक्रेन है 162nd पोजीशन पे और सूडान है 161st पोजीशन पे। तो 163rd पोजीशन पे रसिया, 162nd पे यूक्रेन और 161st पे सूडान। तो रसिया हैज बीन रैंक्ड लोवेस्ट आफ्टर यूक्रेन एंड सूडान होना चाहिए था। तो हम यहाँ पे देखेंगे करेक्ट पूछा है, फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट वन एंड सेकंड एंड फोर्थ इज इनकरेक्ट वन। तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ मूव करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट स्टेटमेंट। Who among the following Greek ruler sent Megasthenes to the court of चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ग्रीक रूलर कौन थे जिन्होंने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था? तो ये सेल्यूकस निकेटर हैं। सेल्यूकस निकेटर हैं जिन्होंने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था। और यहीं पे हमारा आखिरी सवाल यही था। आज हम इतना ही करेंगे। अब इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो के लिए। और यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, कहीं आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो दिए गए बारकोड को स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद आप हमारी वेबसाइट में विजिट करेंगे। हमारी वेबसाइट में सारे चीज़ों के पीडीएफ मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप किसी भी जगह पे हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैंने अभी आपसे जो 2 सवाल किया है, इन दोनों सवालों का कमेंट आप ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। पहला सवाल मैंने क्या किया था? पहला सवाल मैंने पूछा था तंजानिया के बारे में आप और क्या जानते हैं? माउंट किलिमंजारो और गांधीयन पीस प्राइज, इन दोनों के अलावा आपको तंजानिया के बारे में और क्या नॉलेज है? और दूसरा सवाल मैंने आपसे किया था कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मोस्ट पीसफुल कंट्री में 17 बार आइसलैंड का चुनाव हुआ और बाकी 2 बार आइसलैंड का चुनाव जब नहीं हुआ, तो ये 2 बार कौन रहे हैं? इन दोनों कंट्रीज का नाम आप कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद। आज आपका दिन शुभ हो और इसी तरह मेहनत करते रहिए। एक दिन मेहनत करते करते आपको सफलता जरूर हाथ लगेगी। धन्यवाद।